chapter number 7 of social science class 6. The name of the chapter is Gupta age and other rulers. तो गुप्ता एज के बारे में जानेंगे और उस नियर अबाउट उस एज के अंदर कौन कौन से दूसरे रूलर्स थे उसके बारे में यहाँ जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. 3rd सेंचुरी की अगर बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो मगध में एस्टेब्लिश हुई, यानी कि वहां से इसकी शुरुआत हुई। Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden age means best progress of all the people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. Gupta emperors were creators of Golden Age. तो जब गुप्ता डायनेस्टी ने मगध के ऊपर उनका जब रूल हुआ, उन्होंने जब वहां से एस्टेब्लिश किया गुप्ता एम्पायर को, उस समय पूरे उनके राज्य के अंदर, जहां पर उस समय हम जानते हैं कि भारत का अस्तित्व आज की तरह नहीं था जैसा आज है। उस समय राजा होते थे छोटे छोटे, उनका राज्य होता था, फिर वो दूसरे राजाओं पे से युद्ध करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते थे। तो वही यहाँ पर गुप्ता एम्पायर के बारे में बताया गया। गुप्ता एम्पायर जब था उस समय चारों तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, यानी कि पॉलिटिकली सब एक थे, चारों तरफ शांति थी, चारों तरफ सिक्योरिटी, यानी कि हर एक आदमी अपने आप को सिक्योर भी फील करता था और चारों तरफ खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट था। इसीलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन और ये वर्ड हमेशा हमको याद रखना है कि गुप्ता एज को कौन सा एज कहा जाता है? गोल्डन एज, सुनहरी एज थी वो हमारी। उस समय रूलर्स जो थे वो लोगों के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड थे, लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना, ऐसे काम ज्यादा किए जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि गुप्ता एम्परर्स जो थे वो गोल्डन एज के क्रिएटर्स थे। इस बात को सिर्फ किताबों में लिखा गया, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। जो भारत के अंदर उस समय बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे, पता है भारत के अंदर लोग आते थे घूमने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, एक्सेट्रा। हमारे जैसे यहाँ पर विद्यापीठ बने, नालंदा यूनिवर्सिटी, वल्लभी विद्यापीठ, ठीक है। तो ये जब लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे तो वो अपने आने के बाद यहाँ पर वो यहाँ का रहन सहन देखते थे कि कौन से राजा के काल में, कौन से राजा के राज्य में लोग ज्यादा बेहतर तरीके से रहते हैं। फिर वो अपने वहां जाकर किताबें जब लिखते थे तो उनके बारे में लिखते थे, मेंशन करते थे। तो इसीलिए पता लगा हमको कि गुप्ता एज इज वन ऑफ द बेस्ट एज वी कैन से इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अब हम जानेंगे चंद्रगुप्त वन के बारे में। पहले राजा कौन है जिनके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त वन। Srigupta was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son's name was Ghatotkacha Gupta. Chandragupta I succeeded Patliputra, the successor of King Ghatotkacha. श्रीगुप्त को फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। ये वर्ड भी हमको याद होना चाहिए, 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि गुप्ता डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, मतलब कौन इसके फाउंडर थे। तो आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच गुप्त आए और उसके बाद आए चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो थे वो पाटलिपुत्र के राजा बने घटोत्कच के बाद, यानी कि सक्सीडेड मतलब होता है उसके बाद उनका बेटा राजा बना, ऐसे करके। तो घटोत्कच के बाद उनके बेटे जो थे चंद्रगुप्त, वो बने पाटलिपुत्र के राजा। फिर उन्होंने कुमार देवी नामक एक रानी, एक क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसेस से शादी की, जो कि लिच्छवी ट्राइब की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, खूबसूरत प्रिंसेस थी। वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती थी? लिच्छवी। He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like प्रयागराज, साकेत। अब चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने अपने आजू बाजू के राज्यों को जीतना शुरू किया, जिसमें पहले राज्य की बात की गई प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। फिर साकेत, साकेत जिसको हम अयोध्या कहते हैं, इसको, इन दोनों जगहों को उन्होंने जीत लिया। He assumed glorious title of Maharajadhiraj in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. अब उनका जो वर्चस्व था बहुत ज्यादा, वो स्ट्रांग थे, आस पड़ोस के इलाके में जितना उनका नाम था, दबदबा था, उससे उनको एक टाइटल मिला। लोग उनको महाराजधिराज कहने लगे, महाराजधिराज, ठीक है, ये टाइटल दिया उनको। महाराज की जगह पे महाराजधिराज कहा जाने लगा। अपने रेपुटेशन को, अपने वर्चस्व को और ज्यादा बताने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन्स शुरू किए।
Since the accession of his coronation he started गुप्त संवत, जब वो राजा बने, कोरोनेशन का मतलब होता है जब ताज पहनाया जाता है ना, राजा को ताज पहनाया जाता है, उस वर्ड को उस समय को कहा जाता है कोरोनेशन। कोरोनेशन के समय इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत यानी कि कैलेंडर होता है, आपने सुना होगा विक्रम संवत, जैसे हमारा जो हिंदी कैलेंडर होता है ना उसको विक्रम संवत कहा जाता है जिससे, तो वैसे ही इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्त संवत। वल्लभी रूलर्स जो थे सौराष्ट्र के, गुजरात के, उन्होंने इस गुप्त संवत को अपनाया था, यानी कि वो अपनी डेट्स वगैरह इसके हिसाब से देखते होते थे। जैसे हम किसको मानते हैं, हम हमारा अंग्रेजी कैलेंडर मानते हैं, जनवरी, फरवरी, लेकिन हमारे पुराने लोग हैं जो ओल्ड पीपल हैं, दादी मम्मी या दादी की बात करें, वो क्या बोलते हैं, वो अलग तरीके से महीनों को गिनते हैं, अलग तरीके से महीनों के नाम होते हैं ना उनके। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर 12 महीने होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से महीनों को गिनते हैं। तो वैसे ही गुप्त संवत जो है वो भी एक तरह का कैलेंडर सिस्टम था। Due to initiation of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the deadline was made possible in the history of India. गुप्त संवत के कारण ही भारत के अंदर इवेंट्स को, हिस्टोरिक इवेंट्स को ऑर्डर में रखा जाना संभव हुआ, वरना हमको कैसे पता लगता कौन सी चीज कब हुई थी। हम इंग्लिश कैलेंडर को तो अब फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगता भी अकबर कब जन्मा था, बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। तो वो इसी तरीके से ऑर्डर में उसको अरेंज करने में गुप्त संवत ने हमें मदद की है। अगला टॉपिक है हमारा एम्परर समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ने का, जब हम चल रहे हैं समुद्रगुप्त की तरफ। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे जो थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, वो राजा बने, पावर पे आए। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त टाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज एंड हिज कॉइन्स। अब हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, बता, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर एक पिलर है, पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर के ऊपर जो हाथ से लिखा जाता है ना, नकाशी करके अंदर गाड़ दी उसको, मतलब जैसे मंदिरों पे कैसे आपने देखा होगा बनी होती है, नकाशी की जाती बोलते हैं इसको, तो नकाशी करके उसके अंदर लिखा गया होता है, तो उसी को पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उसपे वहां से हमको इनके बारे में पता लगा, और उनके कॉइन्स भी थे, सिक्के भी थे उनके नाम से चलते हुए, तो वहां से हमको पता लगा उनके बारे में। दिस प्रशस्ति हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉयल पोएट हरिशन। It describes the victories and cultural achievements of समुद्रगुप्त। फिर एक पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं, या फिर जो कवि थे उस समय के कवि, फेमस कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने इनके बारे में कुछ कविताएं लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने इनकी विजय गाथा, यानी कि इन्होंने आजू बाजू के राजाओं को किस प्रकार से जीता और किस प्रकार से इनका जो कल्चर था, इनके राज्य में कल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस को देते थे कल्चर को, वो सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही मेड हिज triumphant journey from northern states to the कुषाण रूल ऑफ अफगानिस्तान। बहुत ही कम समय में इन्होंने नॉर्दर्न स्टेट, उत्तर भारत में इनका कब्जा था, वहां से ये अफगानिस्तान तक पहुंच गए जहां पर कुषाण रूल था। कुषाण रूलर्स वहां पर रूल कर रहे थे, इन्होंने वहां पर भी लड़ाइयां लड़ी, यानी कि बहुत जल्दी इन्होंने दबदबा अपना आजू बाजू के एरिया में बैठाया। He defeated about 12 kings in south। साउथ में भी इन्होंने 12 राजाओं को हराया। इन सबको हराने के बाद उन्होंने फिर से उनको रिस्टोर कर दिया। जैसे उस समय क्या होता था, एक राजा, हमारी आजकल की तरह मोबाइल्स, व्हाट्सएप्स, कैमरास होते नहीं थे, तो अभी मैंने उस राज्य पे कब्जा कर लिया, अब मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ कैसे रूल कर पाऊंगा। फिर वहां पर जीतने के बाद फिर मैं उसी राजा को वहां पर रिस्टोर कर देता हूँ, लेकिन उसको बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारा राजा मैं हूं, तुम मेरे अंडर हो। इस तरीके से वो राजा की राजाशाही भी बच जाती है, वो बदले में मुझे टैक्स पे करता रहता है काफी सारा, ठीक है। तो उन्होंने उनको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया। He restored their kingdoms, governors and officials were appointed to run the administration of the state। उन्होंने उनको फिर से उनका राज्य सौंप दिया और राज्य को चलाने के लिए राजा के अंडर में फिर गवर्नर्स और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अपॉइंट कर दिया। बस उनका मोटिव होता था टैक्स कलेक्ट करना, और वो टैक्स उनको मिलता रहता था। Samudragupta was a great conqueror and a cultured emperor। His literary achievements and his character were notable। समुद्रगुप्त जो थे बहुत विजेता थे, कॉन्करर बोलते हैं ना, हमेशा विजयी होने वाले थे, और एक कल्चर, बहुत ही एक कल्चर में रहकर जीने वाले एम्परर राजा थे। उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स यानी कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी बहुत ज्यादा थी, और उनके कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के थे, यानी कि बहुत ही वाइज, बहुत ही काइंड, मतलब सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स एंड गॉट द टाइटल ऑफ कविराज।
इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी, यानी कि ये कवि भी थे, इसीलिए उनको कविराज का टाइटल भी दिया गया। क्या बोलते थे इनको? कविराज। अब ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कि चंद्रगुप्त वन को क्या बोला जाता है? महाराजाधिराज। और यहाँ पर कविराज किसको कहा जाता था? एम्परर समुद्रगुप्त को। याद रखने रहेगा याद। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन सिंगल पोएम ऑफ हिज इज अवेलेबल टुडे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई कविताओं में से आज हमारे पास एक भी कविता अवेलेबल नहीं है। वन कॉइन शो समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा विच शोज हिज लव फॉर म्यूजिक। एक सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे। वीणा समझते हो ना, गिटार की तरह ही होता है एक, यहाँ रख के उसको बजाया जाता है। तो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे, जिससे म्यूजिक के प्रति उनका प्यार, उनका लगाव जो था उसको दर्शाया जा सकता है। During his reign, many temples, monasteries and Jain temples were constructed. जब वो राजा थे, बहुत सारे जैन टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज यानी मठ जहाँ पर साधु संत रहते हैं वो बनाए गए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। In this regard, he had got coins made, और उन्होंने सिक्के भी बनाए अश्वमेध यज्ञ के समय। He collected scholars in his court and created high quality literature. इनके राज्य के अंदर, इनके जो कोर्ट था, कोर्ट के अंदर बहुत सारे जो वाइज पीपल होते हैं ना, वाइज पीपल बोले तो हम स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, वो इकट्ठे कर रखे थे इन्होंने। और हाई क्वालिटी लिटरेचर इन्होंने, मतलब उनसे लिखवाते थे, बुक्स लिखवाते थे, हाई क्वालिटी की बुक्स लिखवाते थे। स्कॉलर्स वांटेड हिज एंड ही वांटेड स्कॉलर्स। स्कॉलर्स जो थे उनको स्कॉलर्स वांटेड हिज एंड ही वांटेड स्कॉलर्स चैंपियन। स्कॉलर्स जो थे वो इनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये उनकी कला का बहुत ही ज्यादा सम्मान आदर करते थे। और इनको कलाकार क्यों पसंद थे? क्योंकि ये उनके बीच चैंपियनशिप्स करवाते रहते थे जगह जगह पर। मतलब चैंपियनशिप मतलब दूर दूर से लोग आए, उसमें हिस्सा लें, चैंपियनशिप में जो जीतेगा उसको इनाम देंगे, और मतलब इनको एंटरटेनमेंट मिलता था, इनको बड़ा अच्छा लगता था ये सब। He encouraged Hinduism. इन्होंने हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया। He embraced social customs. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was the creator of importance of Chandragupta Empire. इन्होंने social customs जो थे, रीति रिवाज जो थे, उनको भी रेगुलर तरीके से फॉलो किया, लेकिन पुरानी चीजों का इन्होंने खंडन किया। और हिस्ट्री के अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने गुप्ता एम्पायर को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने में योगदान दिया है। तो हमने दो राजाओं के बारे में पढ़ा। अभी तीसरे राजा के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नाम सुना है आपने? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर चंद्रगुप्त टू जो है वो गद्दी पर बैठे। वो अपने पिता की तरह ही बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही कुशल एक शासक थे। उन्होंने भी आजू बाजू के रीजन्स में कब्जा किया युद्ध लड़ लड़कर। चंद्रगुप्त टू जो थे वो बहुत ही टैलेंटेड रूलर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर, इनकी जो बाउंड्रीज थी ना, इनका जो राज्य था कहां तक फैला हुआ था? शाक किंगडम तक फैला हुआ था। शाक किंगडम वगैरह है, अभी ये पुराने नाम दिए गए हैं अलग अलग। पहले समय में जगहों के नाम अलग होते थे, आज जो नाम है वो पहले नहीं होते थे, अलग होते थे उस समय के। तो शाक किंगडम तक फैले हुए थे। ये कहां तक है यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है। He attacked गुजरात एंड एंडेड शाक क्षत्राप डायनेस्टी। उन्होंने गुजरात पे अटैक किया और गुजरात में रूल कर रही शाक क्षत्राप डायनेस्टी, इसका अंत कर दिया, यानी कि इस डायनेस्टी को खत्म ही कर दिया। अब यहाँ पर शाक डायनेस्टी शायद ये गुजरात तक की बात कर रहे होंगे। इन मेमोरी ऑफ द विक्ट्री ही adopted द टाइटल ऑफ शकारी। He was also called विक्रमादित्य। अब गुजरात में जब इन्होंने अटैक किया तो शाक क्षत्राप डायनेस्टी को यहाँ पर उन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद अपनी विक्ट्री को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए, हमेशा यादगार बनाने के लिए उन्होंने टाइटल लिया अपने लिए शकारी। कौन सा टाइटल लिया उन्होंने? शकारी। और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इनकी चंद्रगुप्त टू का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया और आजू बाजू के जो राजा थे उनके साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, यानी कि रिश्तेदारी कायम की, दोस्ती कायम की। रिश्तेदारी कैसे कायम की? उनकी जो रानियां होती थी, उनकी जो प्रिंसेस होती थी, प्रिंसेस उनसे शादी करके या उनसे किसी भी तरीके से रिश्ता जोड़कर उनसे रिश्तेदारी हो जाती, तो फिर तो ये रिश्तेदार हो गए, फिर तो एक दूसरे की सपोर्ट करनी पड़ेगी। इस तरीके से इन्होंने क्षत्राप डायनेस्टी को खत्म किया, जो कि 300 साल तक गुजरात पे रूल किया था।
क्षत्रप डायनेस्टी ने 300 साल तक गुजरात पर रूल किया था। उस डायनेस्टी को खत्म करने के लिए इन्होंने कैसे पॉलिटिक्स चालू की, मतलब आजू बाजू के राजाओं से अच्छे रिलेशन कायम करके। ये मैरिजेस जो थी वो बहुत ही हेल्पफुल थी इनके लिए, इनके एम्पायर को बड़ा करने के लिए और इनके दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। सीधी सी बात है, अब किसी राज्य से इनकी शादी हो गई वहां पर उनकी पुत्री से, तो वो राजा तो इनकी सपोर्ट करेंगे। अब यानी कि ये 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, और सामने वाला जो उनका दुश्मन था उसके ऊपर उन्होंने अटैक करके उनको खत्म करना शुरू कर दिया। They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra. सौराष्ट्र और गुजरात के जो रिच किंगडम थे उनको भी इन्होंने कब्जा कर लिया। प्रॉस्पर्स पोर्ट्स ऑफ भारीगु कच्छ, जिसको उस समय देखो नाम सुनो, भृगु कच्छ कहा गया, सॉरी भृगु कच्छ भरूच को कहा जाता था। भरूच कहाँ है पता है ना? कहाँ है? भरूच नहीं है, बचाओ यहाँ पर है। भरूच साउथ गुजरात में है, सूरत के पास, बहुत दूर है यहाँ से भरूच। तो वो जो जगह थी उसको भृगु कच्छ कहा जाता था पहले। इन्होंने वहां पर भी कब्जा किया। फिर इन्होंने स्तंभ तीरथ खंबात को कहा जाता है, वहां पर भी कब्जा किया। एज ए रिजल्ट मैरीटाइम ट्रेड ऑफ द स्टेट इंक्रीज्ड एंड गुप्ता किंग्स बिकेम ऑनर्स ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। अब इस तरीके से इन्होंने पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करके आजू बाजू के देशों से ट्रेड शुरू किया, जिससे ये और ज्यादा अमीर होते गए और इनका जो राज्य था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। अंडरस्टूड? सो ये था हमारा आज का चैप्टर, गुप्ता एजेंडा अदर रूलर्स। अब हम बाकी का जो इसका पार्ट है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।